Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 5th of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Our first question is fluid requirement of term baby on first day of life is किसी बच्चे के जीवन के पहले दिन में उसे कितने फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है। 60 से 70 ml पर केजी, 70 से 80 ml पर केजी, 100 से 120 ml पर केजी या फिर 150 ml पर केजी। The right answer of this question is option 1, 60 to 70 ml per kg। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे ml कर लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आइए ये किस तरह से आया इसे समझ लेते हैं। किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के द्वारा हर दिन 50 ml पर केजी पर डे के हिसाब से एक्सक्रीशन किए जाते हैं, यानी यूरिन आदि पास किया जाता है। यानी हर दिन न्यूबॉर्न बेबी के द्वारा 50 ml पर केजी पर डे के हिसाब से फ्लूइड को, वाटर को बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसे आप लिख लीजिएगा यूरिन, इतना यूरिन लॉस हर दिन होता है। इसके अलावा बच्चे में कुछ इनसेंसिबल वाटर लॉस भी होता है, यानी कुछ इस तरह से उसके अंदर वाटर लॉस होता है जिसे हम माप नहीं सकते। जैसे कि स्टूल के अंदर, फीसेस के अंदर भी वाटर कंटेंट होता है जो कि उसके थ्रू लॉस होता है। बच्चा जब रेस्पिरेशन करता है तो लंग्स के थ्रू भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड या वाटर एयर के साथ बाहर निकल जाता है। इसके अलावा बच्चे को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो उसमें भी कुछ पानी बॉडी से बाहर निकलता है, वाटर लॉस होता है। तो ऐसा वाटर लॉस जिसे हम एग्जैक्टली माप नहीं सकते, उसे इनसेंसिबल वाटर लॉस का नाम देते हैं। और इस तरह के वाटर की क्वांटिटी को हम 20 ml मान लेते हैं, 20 ml पर केजी पर डे। तो इस तरह से जब आप इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर 70 ml पर केजी पर डे बच्चे के द्वारा अपनी बॉडी से वाटर का लॉस किया जा रहा है। या लिख लीजिएगा टोटल वाटर या फ्लूइड लॉस। इस तरह से हर दिन बच्चे के द्वारा कम से कम 70 ml फ्लूइड का लॉस किया जा रहा है। तो अगर बच्चे में हर दिन 70 ml वाटर का लॉस हो रहा है तो कम से कम आप उसे 70 ml तो देंगे। तो यहाँ पर हमने 60 टू 70 ml पर केजी को सही आंसर इसी वजह से माना है। यानी हर दिन बच्चे में फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी यदि आप दे रहे हैं तो उसे 60 से 70 ml पर केजी के हिसाब से फ्लूइड देना होगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा फ्लूइड यहाँ काम में लिया जा सकता है तो आप बता सकते हैं इनिशियली हम 10% डेक्सट्रोज का काम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को इंक्लूड नहीं करते। अगर आप इस रेट से डेक्सट्रोज को इंजेक्ट करते हैं तो इसके द्वारा बच्चे की जो नॉर्मल जीएफआर है वो मेंटेन हो जाएगी, जो कि 4 से 6 ml पर केजी पर मिनट होती है। होपफुली ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। पीडिया से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज एनआरएचएम स्टार्टेड? किस डेट को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को, 1 नवंबर 2004 को, 1 दिसंबर 2005 को, 5 अप्रैल 2005 को।
The right answer is option A, 12 अप्रैल 2005 को 12 अप्रैल 2005 को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज greenish color of pus from ulcer is due to infection by। अगर किसी क्लाइंट को अल्सर है और वहां से ग्रीन कलर का पस निकल रहा है तो ये किस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को बताता है? प्रोटीएज, क्लॉस्ट्रीडियम, स्टेफाइलोकोकस या फिर स्यूडोमोनास? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्यूडोमोनास। याद रखिएगा, स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। अगर इस बैक्टीरिया से किसी क्लाइंट को इन्फेक्शन होता है तो इस बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले ग्रीन कलर के पिगमेंट के कारण ग्रीनिश कलर का पस देखने को मिलता है। और ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसका नाम आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसे पायोसाइनिन के नाम से जानते हैं। पायोसाइनिन। पायोसाइनिन जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि स्यूडोमोनास एरुजिनोसा नामक बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इस कारण से इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्टेड एरिया पर ग्रीन कलर का पस देखने को मिलता है। तो जब भी अब किसी पेशेंट के घाव पर आप हरा पस देखेंगे तो तुरंत समझ जाइएगा स्यूडोमोनास एरिजिनोसा का इन्फेक्शन है। Next question is a baby admitted in hospital who was born with a birth weight of 3.7 kg for a gestational diabetes mother. What is the immediate complication in the newborn? किसी डायबिटिक मेलाइट गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस डिजीज से सफरिंग मदर में 3 किलो 700 ग्राम का बच्चा जन्म लेता है। इस बच्चे में जन्म के तुरंत बाद कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोवॉलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान अगर वुमेन को शुगर की बीमारी हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो ये कंडीशन डायबिटीज गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है। और जिन वुमेन्स के अंदर गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन होती है उन उनके जो बेबीज होते हैं उनका बॉडी साइज और वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि इनसे जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो मैक्रोसोमिक होते हैं, यानी शरीर का आकार काफ़ी इनका बड़ा होता है और इनका जो वेट होता है वो लगभग 3.5 किलो से ज़्यादा होता है। नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए कि बर्थ वेट कितना होता है तो आप बता सकते हैं 2.5 से 3.5 केजी। लेकिन अगर बर्थ वेट 3.5 किलो से ज़्यादा है और मैक्रोसोमिक है तो ये मदर के गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन से सफरिंग होने को बताता है। इस प्रकार की मदर से जन्म लिए हुए बच्चे के अंदर जन्म के बाद तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो सकती है यानी इस बच्चे के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा मदर के वुम्ब में रहता है तब मदर को डायबिटीज़ है तो मदर के ब्लड के अंदर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है और मदर के ब्लड के थ्रू ये हाई शुगर लेवल बच्चे के ब्लड तक जाता है और बच्चे का जो पैंक्रियाज है इस हाई शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्भ के अंदर इंसुलिन बनाता रहता है।
अब बच्चे की जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर देते हैं, मदर का ब्लड बच्चे तक पहुंचना बंद होता है। तो इस सिचुएशन में बच्चे का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बच्चे के पैंक्रियाज ने जो एक्स्ट्रा इंसुलिन अंदर बना रखा है, ये इंसुलिन अब बच्चे का जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उसे भी अचानक कम कर देता है, यानी बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन कॉज कर देता है। इसलिए गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस से सफरिंग मदर के बच्चों में जन्म के तुरंत बाद हमें शुगर लेवल का असेसमेंट करते रहना चाहिए और जैसी आवश्यकता हो वैसा मैनेजमेंट करना चाहिए। होपफुली दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये भी नोट कर लीजिएगा, बच्चे के जन्म के बाद में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होगी और उसके कुछ समय बाद इन बच्चों के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, यानी कैल्शियम की कमी हो सकती है, और हाइपर बिलीरुबिनीमिया भी हो सकता है, यानी उसे जॉन्डिस भी हो सकता है। During physical examination, the client breathes having a fruity odor would help to suspect। अगर किसी क्लाइंट की ब्रीथ से फ्रूटी ऑडोर आती है, यानी फलों की खुशबू जैसी आती है, तो इस सिचुएशन में आप किस कंडीशन के होने का अनुमान लगाएंगे? कीटो एसिडोसिस, प्रोटीन्यूरिया, एसिडिटी, एल्ब्यूमिन्यूरिया। सांसों से फलों की खुशबू का आना किस डिजीज की होने को बताता है? ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। इट इज अ इंडिकेशन ऑफ कीटोएसिडोसिस कंडीशन। आगे वीडियोस के अंदर हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ को याद रखना है कि अगर क्लाइंट के माउथ से ब्रीथिंग के दौरान फ्रूटी ऑर्डर ऑर्डर आती है, फलों जैसी खुशबू आती है, तो ये कीटो एसिडोसिस कंडीशन के होने को बताता है। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how long would you check to see if an unconscious casualty is breathing normally? अगर आपको कहीं कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है, तो उसमें सही तरीके से ब्रीथिंग चल रही है या नहीं, इस चीज को पता करने के लिए आप कितनी देर तक रेस्पिरेशन का असेसमेंट करेंगे? ऑप्शन ए, नॉट मोर देन 10 seconds। ऑप्शन बी, अप्रॉक्स 10 seconds। ऑप्शन सी, एग्जैक्टली 10 seconds। ऑप्शन डी, एटलीस्ट 10 seconds। ऑप्शंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, हिंदी में समझिएगा। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, लगभग 10 सेकंड, एग्जैक्ट 10 सेकंड्स, कम से कम 10 सेकंड। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। किसी भी क्लाइंट में रेस्पिरेशन के असेसमेंट में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगर क्लाइंट को कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन होती है, जहां पर सीपीआर की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे। जितना जल्दी हो सके आपको पल्स का असेसमेंट करने के बाद सीपीआर शुरू करना है। अगर इस अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर 6 मिनट से ज़्यादा ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्टेड रहती है, तो इसका ब्रेन डैमेज शुरू हो जाएगा, और जिस हिस्से में ब्रेन के डैमेज होगा, पर्सन का वो हिस्सा कभी भी काम करने योग्य नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी सीपीआर शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओनली artery in the human body which carries deoxygenated blood is।
हमारे शरीर की वह एकमात्र आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कौन सी है? पल्मोनरी, हिपैटिक, एरोटा, फीमोरल। नॉर्मली जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इस ये आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टिश्यूज तक लेकर जाती हैं। लेकिन हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी एब्सेक्शनल आर्टरी है, अपवाद स्वरूप आर्टरी है, जिसे पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। ये आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर लंग्स तक जाती है और इसके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट साइंस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव शॉक आर मॉनिटर्ड बाय अ नर्स बाय ऑब्जर्विंग द ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्लाइंट के अंदर यदि शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो रही हो तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए नर्स के द्वारा कौन से अर्लीस्ट साइन को नोट किया जा सकता है? सिंपली कहें तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में डेवलप हो रहे शॉक को किस फाइंडिंग का असेसमेंट करके जल्दी ही अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शन ए, पल्स रेट का असेसमेंट करके, पल्स प्रेशर का असेसमेंट करके, बॉडी टेम्परेचर का असेसमेंट करके, यूरिन आउटपुट का असेसमेंट करके। शॉक का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लूइड की मात्रा का कम होना। अब ये कमी डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति जो कि डायरिया या वॉमिटिंग के कारण डेवलप हुई है तो हो सकती है, या फिर क्लाइंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई हो तो हो सकती है। जब क्लाइंट के सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी ब्लड वेसल्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, तो ये कंडीशन शॉक कहलाती है। इस सिचुएशन में क्लाइंट के अंदर सबसे पहले पल्स रेट का इंक्रीज देखने को मिलता है। जैसे ही क्लाइंट में शॉक जैसी कंडीशन डेवलप होने लगती है, तो क्लाइंट की जो पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। सिंपली कहें तो क्लाइंट के अंदर आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। टैकीकार्डिया का मतलब होता है पल्स रेट का 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाना। किसी भी ऑपरेशन के बाद शॉक जैसी कंडीशन डेवलप होने के दो बड़े कारण होते हैं। एक तो होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, खून बह गया है, तो इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट को शॉक हो सकता है। और दूसरी हो सकता है एनेस्थीसिया ड्रग के इफेक्ट के कारण। ये दो बड़े कारण हैं जिसके कारण पोस्ट ऑपरेटिवली शॉक डेवलप हो सकता है। Take a screenshot for your revision. Next question is, all mosquitoes bite at night except, इनमें से कौन सा मच्छर दिन के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है या दिन के समय काटता है? यहाँ पर एक्सेप्ट वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इसके आते ही पूरे क्वेश्चन का मतलब ऑपोजिट हो रहा है। सभी मॉस्किटोस नाइट के समय बाइट करते हैं, काटते हैं, एक को छोड़कर। अब ये जो एक्सेप्ट वाली बात है ये आपको सेलेक्ट करनी है। एडीज, क्यूलेक्स, मैंसोनिया या फिर एनोफेलिन। द राइट आंसर इज
ऑप्शन ए एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो डे बाइटिंग मॉस्किटो के नाम से जाना जाता है, यानी ये ऐसा मच्छर है जो दिन के समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। घरों के अंदर ये मॉस्किटो पाया जाता है। ये हमेशा क्लोज स्पेस में और डार्क प्लेसेस में रहना पसंद करता है। ये मॉस्किटो सनराइज होने के कुछ घंटे बाद एक्टिव होता है और सनसेट होने से कुछ घंटे पहले एक्टिव रहता है। मोस्टली ये डे टाइम में ही बाइटिंग करता है। इसके द्वारा डेंगू आदि डिजीजेस का ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when dissolving medicines accidentally needle stick injury happened, what is the first priority? किसी क्लाइंट की केयर के दौरान अगर अचानक आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हैंड स्क्रब विथ सोप टिल 5 minutes, हैंड वॉश विथ बीटाडीन, इन्फॉर्म टू नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, squeeze the punctured finger. The right answer is option A, hand scrub with soap till 5 minutes. अगर हमें पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान अचानक से निडल चुभ जाती है जो कि पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट की हुई थी, तो इस सिचुएशन में जिस जगह पर निडल चुभी है उसे हम लगातार रनिंग वाटर के नीचे सोप का इस्तेमाल करते हुए क्लीन करेंगे। ऐसा करने से किसी भी तरह का कंटैमिनेटेड पार्ट वहां से हट जाएगा एंड इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्शन दैट वी मस्ट डन इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू बी यूज्ड इन टैपिड स्पंजिंग शुड बी। किसी क्लाइंट में टैपिड स्पंजिंग करवाने के लिए कितने टेम्परेचर वाला पानी आप यूज करेंगे? 80 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट। The right answer is option A, 80 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। टैपिड स्पंजिंग का सिंपल मतलब होता है कि हॉस्पिटल में जो टैप वाटर है, नल का पानी है, उसे लेकर पेशेंट की पूरी बॉडी को वाइप आउट करना, पोंछना, स्पंजिंग करना, ताकि उसका जो फीवर है उसे रिड्यूस किया जा सके। अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हाई है, उसे फीवर है, तो फीवर को कम करने के लिए हम नल का पानी लेकर उसमें कपड़ा भिगोकर उसके पूरी बॉडी को पोंछते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम टैपिड स्पंजिंग का नाम देते हैं और इस प्रोसेस को करते समय हम हमेशा ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करते हैं, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। सेंटीग्रेड में यदि एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं 32 डिग्री 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और टैपिड स्पंजिंग का जो प्रोसेस है उसमें कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। इसके अलावा कभी भी आप पेशेंट को हाई टेम्परेचर होने पर बर्फ का पानी लेकर स्पंजिंग नहीं करवाएंगे, स्पेशली अगर डॉक्टर टैपिड स्पंजिंग लिखता है तो ये क्लाइंट में अचानक से बॉडी टेम्परेचर को कम कर सकता है।
अल्कोहल रब भी आपको नहीं करना है, स्पेशली बच्चों के केस में, अदरवाइज बहुत सडनली जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन अ फायर occurs in a room, patient's room, what would be the nurse's first priority? अगर किसी पेशेंट के कमरे में आग लग जाए तो नर्स के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाएगा? रेस्क्यू द पेशेंट, पेशेंट को बाहर निकाला जाएगा रूम से, एक्सटिंग्विश द फायर, आग को बुझाया जाएगा, साउंड द अलार्म, अलार्म बजाया जाएगा, या फिर रन फॉर हेल्प, हेल्प मांगने के लिए जाना होगा। इस चीज़ को आप इमेजिन कीजिए, आप एम्स में ड्यूटी पर हैं और किसी रूम में फायर हो जाती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आई होप इस सिचुएशन को इमेजिन करके आप सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। आपका पेशेंट बेड पर है जो कि खुद से उठकर चल नहीं सकता। यस, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको सबसे पहले जिस जगह पर आग लगी है, वहाँ पर अगर कोई भी पर्सन मौजूद है, कोई भी पेशेंट मौजूद है, तो उसे वहाँ से निकालना होता है। उसके बाद दूसरे सभी काम करने चाहिए। इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखने के लिए हमेशा आपको रेस वर्ड को याद रखना है। रेस का मतलब होता है दौड़ना। आग लग जाती है तो सब दौड़ते हैं, तो इस रेस के सीक्वेंस से आपको किस सिचुएशन में क्या करना है, ये आपको याद रह जाएगा। जैसे सबसे पहले आर का मतलब है, तो जैसे ही आग लगेगी तो सबसे पहले आप पेशेंट, अगर वहाँ कोई मौजूद है तो उसे रेस्क्यू करेंगे, यानी वहाँ से बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद ए आता है। ए का मतलब होता है एक्टिवेट का अलार्म, यानी अब आप अलार्म बजा देंगे ताकि हॉस्पिटल के सभी पर्सन्स अलर्ट हो जाएँ कि कहीं आग लगी है और जल्दी से जल्दी हेल्प भी आप तक पहुँच पाए। इसके अलावा इसके बाद आता है सी। सी का मतलब होता है कन्फाइन और लिमिट द फायर। जिस जगह पर आग लगी है, वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि ये आग उस जगह से आगे की तरफ नहीं फैले, या आग को कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। फाइनली आता है ई। ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विशिंग द फायर। आपको आग बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सभी फॉर्मूला के थ्रू आप इसे याद रख सकते हैं। आर फॉर रेस्क्यू, ए फॉर अलार्म, सी फॉर कन्फाइन द फायर एंड ई फॉर एक्सटिंग्विशिंग, यानी आग को बुझा देना। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the most common source of client injury? इनमें से क्लाइंट इंजरी का सबसे कॉमन सोर्स किसे माना जाता है? मेडिकेशन एरर एंड फॉल्स को, ट्रांसफर फ्रॉम बेड को, बेड सोर को, निडल स्टिक इंजरी को? सबसे ज़्यादा क्लाइंट को हॉस्पिटल में किस चीज़ से इंजरी होती है, ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। हॉस्पिटल में मेडिकेशन एरर्स, यानी मेडिसिन की डोज आपने गलत सेलेक्ट कर ली, मेडिसिन को गलत रूट से एडमिनिस्टर कर दिया, मेडिसिन को गलत समय पर एडमिनिस्टर कर दिया, ये सभी जो गलतियां होती हैं, इससे क्लाइंट को सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में इंजरी होती है। और दूसरी चीज़ जो इंजरी का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है, वो होता है फॉल्स, यानी गिरना। पेशेंट को आप शिफ्ट करवा रहे थे, आप पेशेंट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए, वो गिर गया, उसे इंजरी हो गई। या फिर पेशेंट खुद उठकर वॉशरूम के लिए जा रहा था, अचानक से उसका पैर फिसला, वो गिर गया, तो यहाँ पर ये इंजरी हो सकती है। तो 2 तरह की इंजरी हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, एक तो मेडिकेशन की एरर इंजरी, मेडिकेशन एरर, और दूसरा फॉल इंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलिमिया इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। जब भी किसी क्लाइंट को हाइपरकैलिमिया जैसी कंडीशन हो जाती है,
यानी कि ब्लड में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो इस सिचुएशन में मैनेजमेंट के लिए आप क्या दे सकते हैं? इंसुलिन विद ग्लूकोज, नॉर्मल सलाइन, केसीएल या फिर मैग्नीशियम सल्फेट? अगर किसी क्लाइंट के अंदर एक्लेम्पशिया जैसी कंडीशन है, यानी क्लाइंट प्री एक्लेम्पशिया से एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हम MgSO4 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। क्लाइंट में यदि पोटेशियम की कमी होती तो आप उसे केसीएल दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी क्लाइंट को हाइपरकैलेमिया हो रहा है, यानी कि क्लाइंट का जो पोटेशियम लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 3.5 से 5.1 के बीच में। नॉर्मल सलाइन का यूज़ ब्लड प्रेशर को मैनेजमेंट करने और हाइपोवोलेमिया जैसी स्थिति को ट्रीट करने में होता है। तो फाइनली आपके पास ऑप्शन ए बचता है, जो कि यहाँ सही आंसर भी है। जब भी किसी क्लाइंट को हाइपरकैलेमिया जैसी कंडीशन होती है, यानी पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसके मैनेजमेंट में 2 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। पहला आपको बताया, इंसुलिन और ग्लूकोज़ को एक साथ दे सकते हैं, और दूसरा कैल्शियम ग्लूकोनेट यहाँ पर दिया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा, इस तरह की चीज़ें अक्सर नॉर्सेट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट, जब भी क्लाइंट में आप इंसुलिन ग्लूकोज एक साथ देते हैं, तो क्लाइंट के ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा पोटेशियम को इंसुलिन द्वारा सेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, और ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल हो जाती है। ये इसके मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ ब्रेन have least survival chance if injury occurred in? हमारे ब्रेन के इन चारों में से किस हिस्से पर यदि चोट लग जाए तो पर्सन के सरवाइव करने की, जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है? मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला या फिर पोन्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेड्यूला। हमारे ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाले हिस्से में बॉडी के वाइटल फंक्शनल कंट्रोलिंग सेंटर्स, हार्ट और रेस्पिरेशन सेंटर्स पाए जाते हैं। हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शंस यानी रेस्पिरेशन और हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट में पाए जाते हैं, और अगर किसी वजह से इस पर चोट लग जाए तो पर्सन के ये फंक्शन अल्टर होंगे और क्लाइंट की जान जाना निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following is an indication of portal hypertension? इनमें से किस कंडीशन के होने पर आप ये मानेंगे कि क्लाइंट को पोर्टल हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन हो रही है? एस्टेरिक्सिस, हेमेटेमेसिस, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कंफ्यूजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हेमेटेमेसिस। आइए इस चीज को समझ लेते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब होता है पोर्टल वेन्स के अंदर प्रेशर का बढ़ जाना। ये पोर्टल वेन्स कहाँ पाई जाती हैं? ये हमारे लीवर के अंदर पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी क्लाइंट की लीवर की वेन्स के अंदर प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए,
तो ये कंडीशन पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जानी जाती है। अब इन वेन्स के अंदर नॉर्मल प्रेशर होता कितना है ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 10 mm ऑफ Hg तक, या इसे 14 सेंटीमीटर ऑफ H2O आप कह सकते हैं। यानी लीवर की वेन्स में अगर 10 mm ऑफ Hg तक प्रेशर है तब तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो इस कंडीशन को हम पोर्टल हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। Patient usually present with splenomegaly, life-threatening gastrointestinal bleeding and ascites। अब ये जो पोर्टल हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स आते हैं, इनके अंदर मोस्टली स्प्लीनोमेगैली कंडीशन देखने को मिलती है। स्प्लीनोमेगैली शब्द का मतलब होता है इनका जो स्प्लीन होता है उसका आकार नॉर्मल से बढ़ जाता है। इसके अलावा इनके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जैसा कि इस क्वेश्चन के आंसर में भी हमने आपको बताया कि क्लाइंट में हेमेटेमेसिस होती है, यानी वॉमिटिंग के अंदर ब्लड की प्रेजेंस रहती है। और ये ब्लड आता कहाँ से है? ये ब्लड आता है लोअर इसोफेगस एरिया से। ये क्लाइंट का लीवर है और ये वेन्स हैं जो कि इसोफेगस तक ब्लड सप्लाई लेकर जा रही हैं। जब क्लाइंट की लीवर वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पर इसोफेगस के नीचे मौजूद ब्लड वेसल्स पर भी दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये ब्लड वेसल्स यहाँ से रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, और इनके फटने के कारण से इसोफेगस के लोअर पार्ट के अंदर ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, और कुछ समय बाद ये ब्लीडिंग क्लाइंट को वॉमिटिंग के साथ बाहर निकलती है, यानी हेमेटेमेसिस कंडीशन के रूप में देखने को मिलती है। इस तरह से याद रखिएगा, लीवर की वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण इसोफेगस तक ब्लड लेकर आने वाली छोटी ब्लड वेसल्स में प्रेशर के कारण वो फट जाती हैं, और क्लाइंट को फिर जो ब्लीडिंग होती है उसके अंदर ब्लड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। तो hematemesis is the main clinical feature that you will see in a client who is suffering with portal hypertension condition, and the normal portal venous pressure is 10 mm of Hg. Take a screenshot for your revision. Next question is barrel chest seen in। इनमें से किस कंडीशन के होने पर क्लाइंट का चेस्ट बैरल शेप हो जाता है? निमोनिया, एटेलेक्टेसिस, एम्फाइसीमा, एम्फाइमा। The right answer is option C, एम्फाइसीमा। अगर किसी क्लाइंट के लंग्स में मौजूद एयर सैक्स या एल्वियोलाई डैमेज हो जाएं तो ये कंडीशन एम्फाइसीमा के नाम से जानी जाती है, और स्मोकिंग इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है। इस सिचुएशन के होने पर, एम्फाइसीमा के होने पर, क्लाइंट का जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। बैरल एक ड्रम की तरह होता है जिसके अंदर किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हम रखते हैं। मोस्टली ये लकड़ी के बने होते हैं। तो क्लाइंट को, जैसे मान लीजिए आपका पेशेंट है, इसकी बॉडी देखने में कुछ इस प्रकार की होगी। जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो ड्रम की तरह दिखाई देगा, बैरल शेप दिखाई देगा। निमोनिया मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। इसमें लंग्स के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जिससे पर्सन का रेस्पिरेशन प्रभावित होता है। इसे हम वेट लंग डिजीज के नाम से जानते हैं। एटेलेक्टेसिस पोस्ट ऑपरेटिवली होने वाली सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली कंडीशन है। ऑपरेशन के बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली कंडीशन है। इसके अंदर क्लाइंट की जो एल्वियोलाइज होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। एम्फाइमा कंडीशन का मतलब होता है लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच का स्पेस पेरिटोन प्लूरल कैविटी कहलाता है, और इस प्लूरल कैविटी के अंदर यदि पस का फॉर्मेशन हो जाए, जो कि यहाँ पर हमने येलो कलर से ड्रॉ किया है, तो इस कंडीशन को हम एम्फाइमा कहते हैं। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डायग्राम को अगर आप याद रखते हैं तो इन सभी कंडीशंस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।